सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ले उड़ले हो, उड़ले उड़ले हो, हिड़ले उड़ले हो, उड़ले उड़ले हो, अरे उड़ले उड़ले हो, हिड़ले उड़ले हो, हिड़ले उड़ले हो, हिड़ले उड़ले हो। क्या बात है, क्या बात है। आज बेबाक मुलाकात करेंगे हम राजू जी के साथ। करना है हमें द सुधांशु शो पर आपका पहली बार स्वागत। आपका ढेर सारा स्वागत है। थैंक यू सर। और वैसे तो कहा यह जाता था कि देवानंद साहब को काला कपड़ा पहनने से मनाही थी, क्योंकि लड़कियां सुसाइड करने लगती थी। अब लगता है ये लाइन राजू जी के साथ भी लागू होगी कि अब काला कपड़ा पहनना मना होना चाहिए। वैसे सही कहिए तो इस समय बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं आप, और ये रेडिश चश्मे आपके बहुत बढ़िया। और राजू जी ये बताइए कि आपने ये गाने की शुरुआत एक्सीडेंटली की या फिर शुरू से ही गायक बनना चाहते थे आप? नहीं, गायक बनना तो नहीं चाहता था, लेकिन शौक बचपन था। अच्छा। और धीरे 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 वो शौक परवान चढ़ने लगा। अच्छा। स्पेशली किशोर दा को सुन करके। अच्छा। किशोर दा को जब मैं सुनता था तो एक अजीब एनर्जी फॉर्म होती थी अपने अंदर जी। तो धीरे धीरे मैं उनको अडॉप्ट करना शुरू किया। अच्छा। उनकी स्टाइल को फॉलो करना शुरू किया, लेकिन घर से परमिशन न होने के कारण मैं गा नहीं पाता था। लास्टली हमारे बड़े भाई ने, जिनका नाम श्री गोपाल लाल श्रीवास्तव जी है जी, उन्होंने हमको बूस्ट किया कि नहीं, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है और तुम गाते अच्छा हो तो यू कैन ट्राई फॉर फ्यूचर। तो मैंने यस, तो फिर मैंने धीरे 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 आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने इसको एज ए प्रोफेशन मैंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा। शोज वगैरह करने लगा, लेकिन साथ साथ ऐसा कुछ पारिवारिक परिवेश था कि उसके साइड में भी मेरा पैरेलल एक काम चलता था। अच्छा। वो नौकरी कहीं और करते थे? नौकरी में फार्मास्यूटिकल कंपनी मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा। और एज ए एमआर मैं ज्वाइन कर लिया उस प्रोफेशन को। अच्छा। और मैं शिफ्ट हो गया फैजाबाद 4 साल के लिए। अच्छा जी। तो ये बताइए कि आप शोज करना शुरू कर दिए थे, क्या उम्र थी राजू श्रीवास्तव की? उस समय मेरी उम्र रही होगी मैं समझता हूँ 25 साल। अच्छा जी, जब मैंने शोज करना स्टार्ट किया। अच्छा जी। पहला पेमेंट? पहला पेमेंट 250 रुपए मिला? हाँ बिल्कुल मिला। लेकिन इनाम उससे ज्यादा मिला। अच्छा। अगर हम राशि की बात करें तो कितना अमाउंट रहा होगा? राशि इनकम टैक्स से तो नहीं हूँ। नहीं, इनकम टैक्स से नहीं सर, इनकम टैक्स में नहीं था वो। हाँ, लेकिन वो 250 रुपए मेरे लिए बहुत थे, और मेरे लिए मेमोरेबल इसलिए है कि उसने मेरा माइंडसेट चेंज किया। अच्छा। कि हाँ, लोगों ने पब्लिक ने मुझे पसंद किया। अच्छा। और मैं कुछ कर सकता हूँ। अच्छा। सो मैं धीरे धीरे उस फील्ड में आगे बढ़ता चला गया। पहला वो गाना राजू सर जब आपने गाया, 250 रुपए आपको मेहनताना मिले और साथ में ढेर सारा इनाम मिला, वो गाना कौन सा था? गाना बड़ा खूबसूरत था। एक दोस्त फिल्म आई थी जी, और उसका गाना था वो, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही
है, सीटी बजा रही है। बहुत खूब। यानी कि आपकी ऑर्केस्ट्रा वाली गाड़ी फिर वहां से चलना शुरू हुई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वहां से हमको ये एनर्जी मिला कि मैं गा सकता हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा ये अपने दिमाग में आया जी कि आई कैन ट्राई फॉर माई सिंगिंग। अच्छा। हाँ। तो अगर हम बात करें कि राजू श्रीवास्तव जी अभी कहाँ कहाँ तक अपने शोज कर चुके हैं? हाँ, शोज तो मैं बनारस में करता ही रहता हूँ। उसके बाद मैं जम्मू कश्मीर साइड भी गया हूँ प्रोग्राम करने के लिए, बिहार रांची तक गया हूँ। अच्छा। बॉम्बे गया हूँ प्रोग्राम करने के लिए। अच्छा। शोज बनारस से ही। अच्छा। हाँ, तो इस तरह के शोज हमारे होते रहते हैं और मैं करता भी रहता हूँ। आपको किस सिंगर का गाना गाने में ज्यादा मजा आता है? मैं किशोर दा को फॉलो करता हूँ और किशोर दा को ही गाता हूँ और उन्हीं गाने में मुझे ज्यादा कंफर्ट जोन में महसूस करता हूँ। देखिए, किशोर कुमार साहब ने, आभास कुमार गांगुली साहब ने, आभास कुमार गांगुली सर ने वो इतने गाने गाए हैं और उन्होंने कभी विधिवत कोई संगीत की शिक्षा नहीं, कोई शिक्षा नहीं ली। तो क्या राजू श्रीवास्तव को भी हम बनारस का आभास कुमार गांगुली माने? नहीं, आभास कुमार गांगुली नहीं मान सकते हैं आप। हाँ, मैं उनका एक छोटा सा अदना सा शिष्य हूँ और मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ एकलव्य की तरह से। क्या बात है, बहुत सुंदर। और कोशिश करता हूँ कि मैं जस्टिफाई कर सकूँ अपने आवाज़ के माध्यम से दादा गाने को। बस यही है मेरी इच्छा। और वैसे अगर उनके बाद हम किसी और सिंगर को नंबर 2 पे रखें, हाँ, तो आभास सर के बाद आप किसका गाना ज्यादा पसंद आता है? उसके बाद देखिए, बहुत अच्छे सिंगर थे जिनको मैं बहुत फॉलो कुछ करता था क्योंकि हमको अच्छे लगते थे। वो थे यशुदास साहब। अच्छा। ये इनफैक्ट रफ़ी साहब का तो कोई जवाब ही नहीं है। रफ़ी साहब को भी मैं गाता था, लेकिन क्योंकि हमारी आवाज़ रफ़ी साहब के कहीं दूर दूर तक कोई नहीं ठहरती थी। रफ़ी साहब की आवाज़ का जेस्चर जो है वो अलग था। अलग है, अलग। तो इसलिए मैं, और हमारी आवाज़ थोड़ी मोटी आवाज़ है, इसलिए मैंने कभी रफ़ी साहब को मैं ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश नहीं किया। हाँ, लेकिन क्योंकि मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट था तो फरमाइशें वगैरह आ जाती थी तो मैं रफ़ी साहब को भी कुछ न कुछ गाता था। लेकिन यशुदास साहब को मैं बिल्कुल लाइक करता हूँ। तो हम ये चाहेंगे कि द सुधांशु शो के दर्शकों के लिए यशुदास साहब का गाया हुआ एक गाना। अच्छा। यशुदास साहब बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, क्लासिकल बेस आर्टिस्ट है, वो साउथ के सिंगर हैं। मैं छोटा सा एक गाना बहुत अच्छा उनका है जिसको मैं जब से मैंने सुना है तब से मैं गाया हूँ। मैं क्लास 8th क्लास में था, मैं अपने कॉलेज में, स्कूल में, उस समय ही मैंने ये गाना गाया था। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि तुमने इस उम्र में मैं ये गाना अगर तुमने चूज किया है बहुत अच्छा है। कट्टा सेरी जोसेफ यशुदास सर के आवाज का राजू श्रीवास्तव जी के द्वारा गाया हुआ ये गाना। जी सर। का करूं सजनी हाय न बालम, का करूं सजनी हाय न बालम, हो खोज रही है पिया परदेसी अखियां, खोज रही है पिया परदेसी अखियां, आए न बालम, का करूं सजनी हाय न बालम। वाह वाह वाह, थैंक यू बहुत सर। सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा लगता है माँ सरस्वती आपकी वाणी में विराजमान है। थैंक यू आपके अप्रिशिएशंस के लिए। अच्छा, ये बताइए जी सर कि आप तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, जी सर। बाहर भी जाते हैं, तो क्या ऑर्केस्ट्रा पे ही गाते हैं या फिर रिदम नहीं। मिल जाए तो? मैं ऑर्केस्ट्रा पे तो गाता हूँ जहाँ लाइव शोज हमारा होता है। जी 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 वैसे आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में निकल गया है कि लोग करियोके सिंगिंग करते हैं जी, जी। ट्रैक्स पे जी, तो ट्रैक्स बजते रहते हैं, उस पे उसको फॉलो करना होता है। जी, जी। तो आजकल मैक्सिमम प्रोग्राम ऐसे भी होने लगे हैं। अच्छा। और पीपल्स बहुत उसको लाइक करते हैं। अच्छा। क्योंकि जो एक ओवरलाउड साउंड होता है ऑर्केस्ट्रा के साथ में जी वो कम हो जाता है। जी। लोगों का ऐसा सोचना है। अच्छा। तो वो लोग उसको भी प्रेफर करने लगे हैं कि आप जो है जैसे छोटी गेट टुगेदर है या कोई छोटे बड़े प्रोग्राम है, बड़े शोज में भी आज ट्रैक्स के बहुत प्रोग्राम होते हैं कि जिसको बोलते हैं करियोके शोज। जी जी। तो वो भी मैं करता हूँ। तो इस पे आप जब आप करियोके पे गाते हैं जी। या फिर ऑर्केस्ट्रा पे गाते हैं, लाइव जी। बैंड्स पे गाते हैं, दोनों में मजा आपको ज्यादा किस में आता है? देखिए, अगर आप ये कहेंगे तो करियोके में एक है कि
एक स्मूथ प्रोग्राम होता है। अच्छा। क्योंकि ट्रैक्स मुझे पता है कि कहाँ से म्यूजिक हमको उठाना है, क्या है म्यूजिक कहाँ से, वो कान में ऑलरेडी। लेकिन लाइव शो में क्या होता है, हमको जो बैंड के साथ गाना होता है तो हमको बैंड को बहुत केयरफुली फॉलो करना पड़ता है। और ज़रूरी है कि बैंड हर जगह एक ही बैंड हो, अलग अलग बैंड्स भी मिल जाते हैं। कहीं मैं सोप्स करने गया हूँ, वहाँ का बैंड है, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि उनको फॉलो करने में थोड़ी दिक्कत आती है कि उनकी सोच मेरी सोच कहाँ जाके मैच। ट्रैक बोलना पड़ता है कि इतने नंबर पे, इतने हाँ, नंबर पे। लेकिन ट्रैक्स पे क्या है, ट्रैक्स हमने प्ले कर दिया, ओरिजिनल ट्रैक्स है, वो सारे फिल्मों के ट्रैक्स है, तो हमको पता है कि कहाँ से मेरे गाने को पकड़ना है, कहाँ गाने में छोड़ा है, कहाँ से अस्थाई एंड होगा, कहाँ से। तो ये आप कह सकते हैं कन्वीनियंट इसमें होता है। लेकिन जो मजा लाइव शो करने का आता है वो मजा करियोके में नहीं आता है। अच्छा। ये पक्की बात है। सेटिस्फैक्शन लाइव शो में ज्यादा लाइव शो में। हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। उसमें आप कुछ क्रिएशन भी कर सकते हैं लाइव शो में, लेकिन ट्रैक तो आपको केवल फॉलो करना है, उसमें आप कुछ भी दाएं बाएं उसमें नहीं जा सकते हैं। जरा सा आप इधर उधर गए, सुर भटका और गाना तो चलता गाना वो सेकंडों का अंतर होता है, मिनट का भी नहीं, सेकंडों का होता है। अगर आपने एक बीट मिस किया तो गाना आगे निकल गया, आप पीछे पीछे दौड़ते रहिए फिर। और लाइव शो में क्या है, लाइव शो में आप एकम्पनिस्ट जो आपके साथ होते हैं उनको आप फॉलो करते हैं, वो भी आपको फॉलो करते हैं, तो ऐसी गलती नहीं होनी पड़ती है। अच्छा। ये अच्छा, ये बताइए कि आप जबकि लाइव शोज करते हैं, करियोके पे भी गाते हैं और आप बाहर में पब्लिक में शोज करते हैं, कभी ऐसा कोई अनुभव रहा कि बड़ा भयानक सा रहा कि यार कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए? नहीं, लेकिन हमारे पूरे जिंदगी में ये मैं भगवान को इसके लिए दुआ करूंगा कि जब से मैं गा रहा हूँ आज तक ऐसा नहीं होने पाया है। लेकिन इनिशियल स्टेज में एक बार ऐसा हुआ था, करीब 85 की मैं बात बता रहा हूँ आपसे। एक शो हम लोग करने गए थे रेणुकूट, रेणु सागर साइड। जी जी। तो वहाँ एक शो ऑलरेडी एक दिन पहले हो चुका था, किशोर कुमार नाइट जी, एक सिंगर थे, लखनऊ से आए थे, तो उन्होंने एक दिन पहले शोज किया था। लेकिन पब्लिक किशोर कुमार नाइट से बहुत ज्यादा एनवाइट थी, बहुत ज्यादा। उनका परफॉर्मेंस इस तरह का था कि पब्लिक उनको पचा नहीं पाई, डाइजेस्ट नहीं कर पाई उनको। तो नेक्स्ट डे हमारा शो था वहां पे, वो भी किशोर कुमार। तो नेक्स्ट डे हम लोग बनारस से गए थे। जब मेरा शो स्टार्ट हुआ, जब अनाउंसर ने ये बोला कि अब हमारे बनारस शहर के पूर्वांचल के बहुत ही मशहूर कलाकार राजू श्रीवास्तव जी आपके सामने आ रहे हैं, जो किशोर कुमार साहब के कुछ नगमे आपको सुनाएंगे, तो पब्लिक एकदम हूट कर दी, बुरी तरह से पब्लिक ने हूट कर दिया। तो मैं भी थोड़ा घबरा गया और हमारे अनाउंसर भी घबरा गए। फिर अनाउंसर ने अपने ऑडियंस से पूछा कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक किशोर कुमार कल हमको बेवकूफ बना के गया है, तो क्या दूसरा किशोर कुमार आज हमको बेवकूफ बनाएगा। तब मेरे अनाउंसर ने कहा कि अगर आपको हमारे ऊपर जरा भी विश्वास हो, आप राजू श्रीवास्तव जी को सुनिए, और मेरा दावा है आपसे कि अगर आप कुर्सियों पे खड़े होकर तालियां न बजाएं तो मैं शो यहीं क्लोज कर दूंगा। तो मेरी एंट्री हुई, मैंने पहला गाना गाया वहां पे, हाल क्या है दिलों का, न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। अच्छा। तो ये गाना मैं जब गाया वहां पे, तो मैं आई कांट इमेजिन कि सारी पब्लिक खड़ी होकर के और ताली बजाई, कहे हाँ ये किशोर कुमार का सिंगर है, इसने किशोर कुमार को फॉलो किया, इसने गाया। अच्छा, ये बताइए, जब इस तरह के शोज में जब पब्लिक गुस्से में है, मारने मरने को तैयार है और लाइव परफॉर्मेंस आपको करना है, जी जी, तो वहां पे संभालना बड़ा दिक्कत का काम होता होगा? दिक्कत काम होता है, लेकिन अब वहां पे आपका टैलेंट काम आता है। अच्छा। कि आप अपने बातों से किस तरह अपने ऑडियंस को सेटिस्फाई कर पाते हैं। अगर आप ऑडियंस के एग्रेसिव है, आप भी एग्रेसिव हो गए, तो बात बिगड़ जाएगी। वहां आपको कूल डाउन हो करके ये सुनना है कि ऑडियंस हमसे चाहती क्या है या क्यों एग्रेसिव है इतना, तब बातें बन जाती है। क्योंकि मेरा अपना लाइफ का ये एक्सपीरियंस है कि ऑडियंस बहुत अच्छी होती है। अच्छा। और किसी आर्टिस्ट को बहुत प्यार करती है, काफी दूर से चल चल के लोग आते हैं प्रोग्राम सुनने के लिए, वो कभी कलाकार की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं अगर कलाकार ने उन्हें चीट नहीं किया है तब। क्योंकि ये भी ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें भी लोग, कलाकार जो है वो ऑडियंस को चीट करते हैं, क्योंकि सब जो ऑडियंस आते हैं सब पैसा दे के प्रोग्राम कराते हैं या करते हैं, आप उनसे एक ह्यूज अमाउंट लेते हैं, तो वो इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। लेकिन अगर आप इंटरटेनमेंट उनको प्रॉपर नहीं देंगे तो
वैसे तो बात add हो तो राजू सर, ये बात तो हो गई 1985 की जी फिर भी जो राजू श्रीवास्तव उस दिन थे, जी अभी हमें लगता है कि 40 इयर्स हो गए। जी 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 जी। तो अभी हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपने उस दिन किस तरह से शुरुआत की थी। हम चाहेंगे कि एक थोड़ा सा जो आपकी इतनी मेमोरेबल बात है तो जी, शायद जी। वो दिमाग में हो आपके, तो उसी सुर में आइएगा हमारे बिल्कुल, 10 सुधांशु शो के दर्शकों के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। वो किशोर दा का बहुत खूबसूरत गाना है जी। और अब उनके जितेंद्र जी के ऊपर ही वो गाना जी जी फिल्माया गया है। जी, जितेंद्र है, बेसिकली वो कव्वाली बेस्ड कव्वाली गाना है, है। कव्वाली है वहाँ पे। तो छोटा सा मैं आपके पेश करता हूँ उसका गाना। जरूर। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब उठा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब उठा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। वाह वाह वाह, थैंक यू, थैंक यू। जरूर ये ऐसी ही बुलंद आवाज आपकी भी उस समय रही होगी। वही आवाज 40 साल बाद भी राजू श्रीवास्तव साहब की उतनी ही तरोताजा है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और ईश्वर करे आपकी आवाज का पहनापन ऐसे ही रहे। हम 40 साल बाद आए ये शो करें, 10 सुधांशु शो 40 साल बाद भी करें तो भी यही आवाज। चलिए, ये तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात आपने कर दी। अच्छा ये बताइए कि कभी आप किसी शो में गए हों जी और वहां पे पहले से ही पब्लिक सोच के बैठी हो कि नहीं हमें भोजपुरिया चाहिए, जी भोजपुरिया ही चाहिए, जी, जी, ये जी। कुछ नहीं चलेगा, जी, जी। आवाज दादा का गाना नहीं चलेगा, भोजपुरिया। जी। तो ऐसे समय कैसे टैकल करते तो हैं? मैं अपने ऑडियंस से कहता हूँ, देखिए मैं तो गाता हूँ गाना, किशोर दा गाना गाता हूँ, हम लोग बॉलीवुड की गाने गाते हैं। अच्छा और लेकिन किशोर दा भोजपुरी भी गाए हैं, अच्छा, किशोर दा कुछ भोजपुरी भी गाने गाए हैं। बिल्कुल। तो मैं उनसे ही कहता हूँ, देखिए मैं वो भोजपुरी तो आपको नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन जो किशोर दा ने भोजपुरी गाया हुआ मैं आपको सुनाता हूँ भोजपुरी। और किशोर दा ने बहुत अच्छे अंदाज में, अलग फ्लेवर है उस भोजपुरी का भी, अगर आप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि किशोर दा एक वेरीस्टाइल सिंगर थे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया, गाया बजाया, बिल्कुल। म्यूजिक डायरेक्शन किया, एक्टिंग किया, लेखन गाने भी किया, लिखे, जी। स्टोरी लिखा उन्होंने, जी जी। और हर जगह सफल रहे वो। सबसे बड़ी बात ये है, हर जगह उन्होंने अपने झंडे गाड़े। तो मैं आपको ये भोजपुरी गाना थोड़ा सुनाता हूँ। हर जाने कैसन जादू कैलू देहलू मंतर मार, अरे जाने कैसन जादू कैलू देहलू मंतर मार के, हम त हो गईली तोहार, हम त हो गईली तोहार, ए सांवर गोरिया देहलू कैसन मंतर मार के, हम त हो गईली तोहार। अरे जाने कैसन जादू कैलू देहलू मंतर मार के, हम त हो गईली तोहार, ए सांवर गोरिया हम त हो गईली तोहार, देहलू कैसन मंतर मार। क्या बात है, वैसे बिल्कुल सही बात है। ऐसी ही आवाज के जादू के मंत्र से 10 सुधांशु शो के दर्शक और 10 सुधांशु शो यानी मैं, थैंक यू, थैंक यू। हम लोग भी आपके ही इन्हीं के मंत्र में ही फंस के रह गए हैं। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि आपको कभी मजा आया हो, ऐसी दर्शक रहे हो आपके कि जहां पे आप प्रोग्राम करने गए हो और दर्शकों को देख करके ही आपका मन किया हो कि नहीं यार आज कार्यक्रम में मजा आने वाला है? हाँ, ऐसी बहुत सारी ऑडियंस मिलती है, क्योंकि देखिए मैं आपको कहा कि ऑडियंस जो होता है बहुत प्योर होती है ऑडियंस, वो आपको सुनने के लिए आई है, वो नीडी है तभी आपके पास आई है। वो म्यूजिक लवर्स है, वो आपको सुनने के लिए आती है जब ऑडियंस, तो वो चाहती है कि उसको आप उसके मन मुताबिक भी चीजें आप पेश करें। ये नहीं कि मैं सोच के आया हूं कि हमको आज राम राम ही बोलना है तो मैं राम राम ही बोलूं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप उनके साथ साथ जय बजरंगबली भी आपको बोलना पड़ेगा। अच्छा। अगर वो बोलने के लिए कहते हैं तब। यहीं पे कलाकार जो एक्टिव कलाकार होते हैं, जो ऑडियंस को पढ़ना जानते हैं, वो उनका प्रोग्राम 100% सक्सेस हो जाता है। और जो ऑडियंस को नहीं पढ़ पाते हैं वो फेल्योर हो जाते हैं और ऑडियंस के कोप के भाजन होते हैं वो।
तो कलाकार वही पक्का है जो यहाँ भी प्रोग्राम करने गए। अगर मैं गया हूँ किसी शादी के फंक्शन में और मैं अगर वहाँ ये गाना गा देता हूँ कि रफ़ी साहब ने गाया है गाने, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना, तो बताइए वहाँ पे मेरा तो रोटी से बना देंगे हमको सब। यही कलाकार का सिक्स सेंस वहीं पे काम आता है कि हम जिस जगह पे गए हैं उसके अनुसार प्रोग्राम करें जी, उस फंक्शन के मुताबिक प्रोग्राम करें। उसके बाद अगर ऑडियंस आएगी, आपका ऑडियंस को आप गाने अच्छे लगेंगे तो आपको जब ऑडियंस आएगी तब आपसे ऑडियंस खुद कहेगी कि नहीं सर आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, आप ये वाला गाना भी मेरे को सुना दिए, आप ये वाला गाना भी सुना दिए। वैसे जनरली मेरे सोच में ऐसा होता है कि मैं जब किशोर कुमार साहब का गाना गाना शुरू करता हूँ तो 90% ऑडियंस मेरे पास फरमाइश की जो आती है वो किशोर कुमार साहब के ही गाने फरमाइश करती है। इट मीन्स कि मेरा किया हुआ कार्य उनको पसंद आ रहा है, वो और किसी गाना फरमाइश नहीं करेगी, न रफ़ी साहब न मुकेश साहब, किसी के नहीं। उनके आइडियल होते हैं वो, तो हमसे कहते हैं कि आप उनका गाना भी अगर आप गाते हो तो गा दीजिए। वो ये कहती है नहीं गाइए, वो कहती है आप किशोर दा गाना बहुत अच्छा गा रहा है, लेकिन अगर मेरी चॉइस अगर ये गाना भी अगर आप गा सकते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अगर मेरे पास है तो मैं जरूर गाता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं सिंगर हूँ और मेरे पास सारे सिंगर्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, गाने होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऑडियंस मेरे लिए भगवान है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और यहाँ तक अभी तक गा रहा हूँ। अगर ऑडियंस मुझको लाइक न करती तो शायद अब तक मैं मैदान से बाहर हो चुका होता। हमारे साथ के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो मैदान से बाहर हो चुके हैं, जिन्होंने ऑडियंस को फॉलो नहीं किया और समय को फॉलो। सब तो बड़ा समय बलवान होता है, आप जानते हैं सुधांशु जी कि समय को आपको बहुत बलवान होता है, समय के अनुसार आपको चेंज करना पड़ता है। आज के युग में क्या है, हम लोग किशोर कुमार गाना गाते हैं किशोर सर का, तो कभी की फरमाइश आग पड़ कि भैया कुछ नए गाने भी सुना दीजिए, तो वो भी मेरे को गाना पड़ता है, उसको तैयार करना पड़ता है। मुझे पूरा एक गाने की डायरी का लगेज लेके जाना पड़ता है अपने साथ कि कहाँ क्या फरमाइश आ जाए, क्योंकि प्रोफेशनल है ना, वो मेरे को पैसा दिए हुए हैं। मैं ऐसे शो में नहीं गया हूँ जो कोई बहुत बड़ा शो हो रहा है, हमको बुलाया गया सिंगिंग की, ऑडियंस से कोई मतलब नहीं है, मैं जो चाहता हूँ मैं वो गाऊं और गा के मैं चला जाऊँ पैसा दे करके। मैं डायरेक्ट ऑडियंस से मुझे बुक किया तो ऑडियंस चाहती है कि, और ऑडियंस को खुश करना हमारा फर्ज है, फर्ज भी मेरा है जी। अच्छा ये बताइए राजू सर जी कि जब आप किसी प्रोग्राम में गए हों और आपने देखा कि बड़ी अलग टाइप की पब्लिक है, खतरनाक टाइप की है, अपना वो देशी तमंचा वगैरह लेके बैठे हुए हैं, गनर रनर बैठे हुए हैं, तो ऐसी जगह पे क्या आपको पहले से ही जज कर लेते होंगे कि यार गाना क्या है हमें, इतनी बंदूकें दिख रही हैं, इतनी दो नलियां दिख रही हैं, तो अब गाना क्या है हमें? सर कोई कितना बड़ा बंदूक रख के बैठा हो, अच्छा, अगर रियली में वो म्यूजिक लवर है तो उसके बंदूक से आर्टिस्ट को कभी डर नहीं लगता है। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। कोई कितना बड़ा गन रख के बैठा हो, और मैंने आपको कहा ना कि जो जितना बड़ा बदमाश है उतना ही बड़ा संगीत प्रेमी है। अच्छा, संगीत एक ऐसी विधा है कि हर इंसान को, मैंने तो अपनी लाइफ में बता रहा, जानवर भी आपको सुनने के लिए तैयार है। अगर आप उसको प्यार से कोई चीज सुनाइए उसको, वो भी कान खड़ा करके सुनने लगता है। तो वो तो आप इंसान की बात कर रहे हैं, और जितने बड़ा बदमाश होगा उतना ही आर्टिस्टों को प्यार करने वाला होगा। ऐसे ऐसे प्रोग्राम देखे हैं कि लोग गड्डियां निकाल के ऐसे स्टेज पे लुटा देते हैं और यही कहते हैं कि राजू जी अच्छे गाने गाइए, चाहे कुछ भी गाइए, कोई फरमाइश नहीं मेरी, आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, आप गाइए जो आपको इच्छा हो। तो मुझे ये जरूर सोचना पड़ता है कि यार जो हमारे जो है म्यान में जो ज़्यादा धारदार तलवार है उसको ही निकाल के मैं चलाऊं, पब्लिक के टेस्ट को मैं पकड़ूं, क्योंकि जो लोग इस टाइप के लोग होते हैं बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, तो उनके सामने सेंटिमेंटल गाने जब हम लोग गाते हैं तो उनको मजा आता है, या कुछ इंजॉयमेंट वाले गाने, जैसे मान लीजिए जैसे मैंने यही गाना आप अभी किशोर दा ने गाया है, आप किशोर दा के बारे में जानते होंगे। जी, जी। किशोर दा ने एक ऐसी आवाज इजाद की थी फिल्मी दुनिया में जो उनको कहां से कहां ले गई। जी जी। इवन उस आवाज के बदौलत राजेश खन्ना के लाइफ में ऐसा भूचाल आया कि लोग राजेश खन्ना के पीछे दौड़ने लगे।
जितना राजेश खन्ना साहब का कंट्रीब्यूशन है उसमें उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन किशोर दा का है। किशोर दा ने राजेश खन्ना साहब के लिए एक नई आवाज निकाली थी, उनके फिल्मों से ही आई थिंक, जहाँ तक मेरा अपना वो आइडिया है, उनके फिल्म्स, उनके करियर में के लिए गाना किशोर दा ने गाया था स्पेशली। जैसे वो गाना है, आपने एक बहुत प्यारी फिल्म आई थी राजेश खन्ना साहब की, उसमें गाना है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, अरे उड़ले उड़ले हो, उड़ले उड़ले हो, हेडले उड़ले हो, हेडले उड़ले हो। एक गाना देखिए ये है, एक गाना राजेश खन्ना साहब के लिए और उन्होंने गाया था जो बहुत सुपर हिट हुआ, आर.डी. बर्मन साहब का म्यूजिक डायरेक्शन था। उस गाने को शायद आप बिल्कुल जानते होंगे, कटी पतंग फिल्म से लिया हुआ गाना है। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। क्या बात है, वाकई में आपके गानों को सुनकर के हम भी मदहोश हुए जा रहे हैं। और वैसे आभास सर ने, किशोर दा ने ये ट्रैक सीखा था, उन्होंने आरटीआई एक कैसेट सुन करके अनुप कुमार सर के साथ डिस्कस करके ये वुडलाइंग आवाज अपनी निकाली थी। ये वेस्ट इंडीज के एक सिंगर थे जी जी, तो किशोर दा वहाँ शो करने गए थे, तो वहाँ एक गाना बज रहा था उनका, किशोर दा ने अपने हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि उस गाने को उन्होंने सुना तो उनको बहुत पसंद आया, तो फिर उन्होंने आके यहाँ पे इसको क्रिएट किया जी। और वो जब क्रिएट किया उन्होंने तो लोगों को सर चढ़ के बोला, वो किशोर कुमार स्टाइल के नाम से वो उनका योडलिंग सॉन्ग। बहुत खूब। वैसे किशोर दा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आप किशोर दा के शिष्य के रूप में राजू जी हमारे साथ हैं और बड़ा मजा आ रहा है आपसे बातें करके। थैंक यू। और हम ये कहेंगे कि जब वो हमारी बात अधूरी रह गई थी कि ढेर सारे गनर वनर देखते हैं, तो आप कौन सा गाना वहां पे फेंकते हैं पहले? मान लीजिए कोई डिमांड नहीं आई, आप किसी फंक्शन में गए हुए हैं, ढेर सारे गनर देखे आपने, तो थोड़ा सा बदवासी तो होती है, लेकिन हाँ होती है, लेकिन मैंने आपको बताया ना, वो कलाकार डरता नहीं होते हैं वो, और सेंटिमेंटल गाने उनको बहुत, लव सॉन्ग्स बहुत पसंद आते हैं उनको। पहला गाना कौन सा? तो मैंने एक ऐसे माहौल में मैं गया था प्रोग्राम करने बाहर, तो वहां मैंने गाया, वो किशोर दा की एक पिक्चर आई थी अगर तुम न होते, अच्छा, तो उसमें उन्होंने गाना गाया था, हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, तुम्हें देख के तो लगता है से बहारों का मौसम आया हो जैसे, दिखाई न देती अंधेरों में ज्योति, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। अच्छा राजू सर, ये बताइए कि आपको तो ऑडियंस हर जगह की सही लगती है, फिर भी अगर वो मन में थोड़ा डर वाली भावना जहां पे रहती है, तो हम दोनों कंपेयर करेंगे, सबसे अच्छी ऑडियंस किस स्टेट की है और सबसे खतरनाक ऑडियंस किस स्टेट की है? देखिए, डर अगर आप पूछेंगे, डर हर स्टेज पे लगता है। अच्छा, स्टेज पे जाने के पहले
चाहे कोई कैसा भी प्रोग्राम हो, शादी का प्रोग्राम हो, कोई स्टेज शो प्रोग्राम हो, किसी विधायक के यहाँ प्रोग्राम हो, कहीं भी कोई बड़ा स्टेज शो प्रोग्राम हो, और डर हर शो पे लगता है, क्योंकि कोई भी दिन आपका कैसा है ये आप नहीं जानते। जी बिल्कुल नहीं जानते हैं। ये कोई भी कलाकार नहीं कर सकता कि आज का प्रोग्राम मेरा एकदम छप्पा फाड़ के होगा, नहीं। कभी कभी बहुत कैजुअल लेने के बाद प्रोग्राम बहुत शानदार हो जाता है, कभी कभी बहुत तैयारी के बाद भी प्रोग्राम फ्लॉप हो जाता है। उसका मेन रीजन ये है कि आप ऑडियंस के नब्ज को नहीं पकड़ पाए। ओल्ड एज ऑडियंस बैठी हुई है आपके गैदरिंग में, 1000 ओल्ड एज ऑडियंस बैठी हुई है, और वहाँ आप गाने लगेंगे, नए फिल्म के गाने गाने लगेंगे, पब्लिक भाग जाएगी, या अननोन गाने गाने लगेंगे, जो गाना बहुत अच्छा है, अननोन गाने। पब्लिक जो होती है वो चाहती है कि मुझको जो गाना पसंद आवे, हमको वो गाना सुनने को मिले। इसलिए हमेशा आर्टिस्ट को कोशिश ये करनी चाहिए कि गाना जो पॉपुलर गाना हो उसको गावे। बहुत सारे आर्टिस्टों को मैंने भी देखा है कि जो चाहते हैं कि हम क्या कर दे, कौन सा नया गाना गा दे, कौन सा गाना खोज के निकाले गा दे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हर स्टेज आपका नया है, आप 10 स्टेज का प्रोग्राम 10 दिन में कर रहे हैं, एक ही गाना 10 दिन गाइए। हर जगह ऑडियंस अलग है, वो थोड़ी नहीं काना फूसी हो रही है, फोन से बोल रहा कि अरे वो आया था कलाकार, वो आया था, उसने यही गाना गाया था, यहाँ कोई नहीं। उसको चाहिए टेस्ट। जैसे आप किसी भी होटल में खाना खाने जाएंगे तो होटल में, कोई होटल चाहे कितना छोटा हो चाहे बड़ा हो, ढाबे का खाना भी आपको अच्छा लग सकता है। जी बिल्कुल। आप जो आपको टेस्ट अगर मिल गया, वही आप म्यूजिक के साथ में है। म्यूजिक में कहाँ ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, एकदम बंडल आर्टिस्ट उसको बहुत अच्छा लग जाएगा, बहुत अच्छा वाला आर्टिस्ट बंडल लग जाएगा उसको। ये मेरा अपना सोचना है। जी जी। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आपने जम्मू कश्मीर से लेकर के रांची, धनबाद, जी जी, बिहार और झारखंड और कई स्टेट में कार्यक्रम किए। जी जी। सबसे ज्यादा जो परसेप्शन होता है किस स्टेट में जाकर के आपको डर का अनुभव हो रहा था प्रोग्राम करने से पहले? देखिए, प्रोग्राम करने से पहले सबसे बड़ा डर रहता था जब जम्मू कश्मीर में गया था, पहलगांव में। जी जी। लोगों ने मुझे इतना डरवा दिया था कि तुम आखिर ऐसा शो क्यों ले लिए पहलगांव में, वो सब आतंकवादी बेल्ट है, वहाँ जा रहे हो, पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। हम तो जो होगा दिखा जाएगा, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं तो कलाकार हूँ, मार देगा। हम यहीं अब जा रहे हैं, एक्सीडेंट वाला हो जाए, मर जाऊंगा, मैं क्या करूंगा। तो मैं ये पॉजिटिव थिंकिंग लेके मैं गया, और रियली मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत जगह कश्मीर है, पहलगाम बहुत खूबसूरत है, लोग वहाँ बहुत अच्छे हैं। पहला गाना कौन सा था? मैं वहाँ पहला गाना गाया ये, अभी मैंने आपको गाना सुनाया था, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। हाँ, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। क्या गाना था, गाया मैंने, बात है। लोगों ने बहुत लाइक किया। उसके बाद किशोर कुमार का मैंने आपसे जिक्र किया है, किशोर दा का मुझको जो बहुत फेवरेट गाना उनका लगता है, और मैं रियली बता रहा हूँ, कम से कम 5-6 साल मैंने कोशिश किया होगा तब मैं ये गाना गा पाया था, जिसमें कि किशोर दा ने गाया था। एक फिल्म आई थी उनकी झुमरू, जी झुमरू, उसमें किशोर दा ने खुद भी एक्टिंग किया था और गाया भी था उन्होंने। एक्टिंग, डायरेक्शन, सारा कुछ किशोर दा का था। तो मैंने वो गाना, हीरो भी वही थी। तो वहाँ के ऑडियंस ने गाने को बहुत लाइक किया, बहुत लोग एंजॉय किया, डांस को किए वो गाना पे लोग। ये गाना मैं 2 बार गाया वहाँ इस गाने को, झुमरू वाले को। तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए वो गाना। मैं हूँ झुम 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 झुमरू, पकड़ घुंघरू बन के घुंघरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला।
हे यूडले बगालू बगा हे मिली यूडले बगालू बगा हे उडले ये गाना मैंने वहाँ गाया। बहुत खूब, बहुत खूब। और ऑडियंस ने बहुत लाइक किया, बहुत अप्रिशिएट किया। और वहाँ बहुत अलग अलग स्टेट से लोग आए थे, चंडीगढ़ से भी लोग आए थे, बॉम्बे से भी लोग आए थे, क्योंकि वो एक्चुअली वो प्रोग्राम जो था कॉन्फ्रेंस था एक, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए थे। अच्छा। और गर्ल्स, लेडी और सभी ने एंजॉय किया और सबों ने बहुत तारीफ किया। एक लेडी आके मेरे से पूछी कि जब आपने गाना स्टार्ट किया तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप केवल लिपसिंग कर रहे हैं और कैसेट बज रहा है। क्या मैं बहुत देर तक कंफ्यूजन में थी कि आप लिपसिंग कर रहे हैं और कैसेट बज रहा है, क्योंकि ट्रैक पे प्रोग्राम हो रहा, लाइव शो नहीं हो रहा था, वो ट्रैक तो ओरिजिनल बज रहा है। तो उनको लगा कि ये केवल लिपसिंग कर रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट इस तरह के शोज करते हैं, केवल लिपसिंग करते हैं और पीछे से और उनका कैसेट बजता है और गाना। तो वो लेडी आई मेरे पास आ गई हमारे स्टेज के, और ये रीड करने के लिए ये सही में गा रहे हैं कि लिपसिंग कर रहे हैं। तब उन्होंने हमको अप्रिशिएट। वैसे गाना भी बड़ा खूबसूरत है, मेरे ख्याल से 1954 में आई थी। 1954 में आई थी, जी, झुमरू। और इसमें ही योडलिंग से शुरुआत की थी। उसमें हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन इस गाने के लिए मैंने बहुत, आपको पता हो 2-in-1 पहले आता था। जी। तो 2-in-1 का क्या चक्कर था, जब कैसेट लगा करके उसको हम लोग आरपीएम उसका स्लो कर देते थे। तो गाना ऐसे होता था, झुम 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 पकड़ घुमरू बन के घुमरू, उसको एक एक शब्द हम लोग लिखते थे, उसको एक एक शब्द लिख करके और फिर उसको प्रैक्टिस करते थे। तो करते 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 एक बार एक प्रोग्राम आया, मैंने एक स्टेज पे गाया, धड़का खुला मेरा। तब से आज तक मैं गा रहा हूँ। और मेरे मैक्सिमम प्रोग्राम में जहाँ अच्छी ऑडियंस में देखता हूँ कि ऑडियंस गाना सुनने वाली है, तो उसको मैं ये गाना जरूर सुनाता हूँ और लोग बहुत एंजॉय करते हैं। तो किशोर दा ऐसे आर्टिस्ट है ही, वो मैं फॉलो उनको करता हूँ। तो मैंने बाद में महसूस किया कि मैंने जिनको फॉलो किया वो मैंने सही फॉलो किया। किशोर दा हर तरह गाने गाए हुए हैं, भजन भी गाया है उन्होंने। अभी मैंने आपको भोजपुरी सुनाया था, भोजपुरी भी उन्होंने गाया हुआ है और बहुत अच्छा गाया हुआ है जी। उसके बाद किशोर दा का एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ, वो राजेश खन्ना साहब की मूवी थी। इस वजह से किशोर दा ने राजेश खन्ना के लिए जितने गाने गाए, देवानंद साहब, राजेश खन्ना साहब, अमिताभ बच्चन साहब, इन लोगों के लिए जो भी गाने इन्होंने गाए वो गाने सुपर हिट रहे। तो उन्हीं में से राजेश खन्ना साहब का एक गाना मैं आपको और सुनाता हूँ, और हीरोइन के वो तारीफ में ये गाना गाते हैं। ये जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। थोड़ा एक फास्ट बीट का राजू टाइप का गाना हो जाए। अच्छा, ये तो स्लो बीट वाला था। ये चलते चलते हमारी दर्शक। देखिए, राजेश खन्ना साहब के लिए बहुत गाने गाए इन्होंने, किशोर दा ने। अमिताभ बच्चन साहब के लिए बहुत गाने गाए हैं जी। एक अमिताभ बच्चन साहब की एक फिल्म आई थी याराना जी, और याराना फिल्म में एक गाना है, सारा जमाना हसीनों का दीवाना जी। इस गाने को मैंने सुना राकेश रोशन साहब से, उन्होंने बताया था कि इसमें 100 पीस म्यूजिशियंस लगे थे जी, 100 पीसेस म्यूजिशियन लगे थे और उतने ही कोरस आर्टिस्ट लगे थे। तो जब आप किशोर दा जब वहाँ पहुंचे गाना गाने के लिए, तो देख के घबरा गया, अरे इतने कोरस आर्टिस्ट और इतना म्यूजिशियन, तो अब मैं कैसे गाऊंगा, मैं कहाँ बैठूंगा, क्या हुआ। तो वो जाके कोरस आर्टिस्ट के बीच में बैठ गए, राजेश खन्ना साहब, किशोर दा, और उस वहाँ पे राजेश खन्ना साहब भी, वो अमिताभ बच्चन साहब भी आए हुए थे, और कोरस, इतना ज्यादा कोरस उसमें, उस कोरस के साथ में उन्होंने गाना गाया। तो गाना मैं आपके लिए 4 लाइन में आपके लिए पेश करता हूँ। हे
सारा जमाना हसीनों का दीवाना, हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों, जमाना कहे फिर क्यों, बुरा है दिल लगाना, बुरा है दिल लगाना, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों, बुरा है दिल लगाना, सारा जमाना। उसके बाद अमिताभ बच्चन साहब के लिए गाना उन्होंने गाया नमक हलाल फिल्म में, बहुत लंबा गाना, बप्पी लहरी साहब का म्यूजिक डायरेक्शन था वो, और आई थिंक प्रकाश मेहरा साहब की जी, तो उसमें उन्होंने गाना गाया और अमर गीत है उनका वो। आज भी बहुत सारे आर्टिस्ट उस गाने को आज भी पूरा नहीं गाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा कोरस पार्ट है, तो बहुत सारे आर्टिस्ट नहीं गा पाते हैं, उनकी कमी नहीं है क्योंकि वो ट्रेंड आर्टिस्ट नहीं है इसलिए वो नहीं गा पाते हैं इस चीज को। लेकिन किशोर दा भी नहीं गाए थे, वहाँ भी क्लासिकल सिंगर एक बुलाया गया था, इन्होंने गाया था। तो मैं आपको गाना चंद दायने में उसको सुनाता हूँ। बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है, जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल। वाह 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 वाह, धन्यवाद। के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। वो तीर भला किस काम का है जो तीर निशाने से चूके 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 रे, के पग घुंघरू पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी, हाँ के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, मजा आ गया आपसे बात करके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अभी दिल तो नहीं कर रहा है कि हम कहीं और जाएं, बस यही हो रहा है कि राजू श्रीवास्तव जी गाते रहें, यूं ही अपने पग में घुंघरू बांध कर नाचते रहें और मैं भी इनके साथ नाचता रहूं। क्या बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मजा आ गया आपसे बात करके, बहुत मजा आया हमें भी आप लोग साथ मिल करके और बहुत अच्छा लगा। मैं तो यही कहूंगा कि जल्दी ही हमारी सेकंड मीटिंग हो राजू सर के साथ फिर से, लेकिन हम यही कहेंगे कि चलते चलते एक गाना और मेरे दर्शकों के लिए जिसमें मैं नहीं गाऊंगा। अच्छा, इसमें आप नहीं गा। क्या बात है क्या बात है। मैं भावनाओं में बह गया था जैसे गेंदा भैया भावनाओं में बह गए थे। बिल्कुल सही। तो केवल आप गाएंगे, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा एज ए दर्शक। देखिए एक फिल्म राजेश खन्ना साहब की एक साथ तो उन्होंने बहुत गाया है और किशोर दा के साथ भी गाया है, उसके बाद देवानंद साहब के साथ भी बहुत प्यारे प्यारे गाने इन्होंने गाए हैं। तो लेकिन मैं एक गाना आपको और सुनाता हूँ और वो गाना मैं समझता हूँ राजेश खन्ना साहब की फिल्मों के लिए गाना है वो, और पहली फिल्म सुपर डुपर हिट फिल्म जो थी किशोर दा की फिल्मों में जिससे उनकी पॉपुलैरिटी मिली और राजेश खन्ना साहब सुपरस्टार हो गए जी, वो फिल्म का नाम था आराधना। तो उस फिल्म में एक गाना उसका उनको राजेश खन्ना साहब उसमें किशोर दा को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था उसमें जी। वो गाना है रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। क्या बात
है। वैसे भूल आपसे नहीं होगी। जी थैंक यू सर। ये फिल्म फेयर अवार्ड किशोर दा को इस गाने के लिए मिला था। जी, जी। और जो मैंने एक गाना आप पहले गाया था अगर तुम न होते, उसके लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड किशोर दा को मिला था। जी जी जी। वैसे डेडली फैन हैं आप किशोर साहब के। जी सर, जी और सर। मैं डेडली फैन हूं आपका। क्या बात, थैंक यू अब तो हमारे दर्शक भी आपके फैन हो गए होंगे। थैंक यू अपने सारी ऑडियंस को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जी। कि आप मेरा ये प्रोग्राम देखें और देख रहे होंगे, और आपका अप्रिशिएशन अगर मेरे को मिला तो ये आपका बड़कपन है और मेरी छोटी सी चाहत पूरी हुई। थैंक यू सो मच। आपने अपने इतने कीमती वक्त में हमारे दर्शकों और हमारे लिए इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुधांशु जी, आपने इतना बढ़िया खूबसूरत सा प्रोग्राम अरेंज किया, इसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो आज द सुधांशु शो में बेबाक मुलाकात के साथ राजीव श्रीवास्तव सर के साथ बस इतना ही। अगली बार हम होंगे एक नए अतिथि के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार। थैंक यू।